दोस्तों, मैं नंदू सिंह आपका वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम हिंदी में वर्ण विचार पढ़ रहे थे और वर्ण विचार के जो टॉपिक था अपना क्लियर हो गया और आज अपना जो विषय होगा संधि। देखिए, जो संधि ज्ञान है ये अपना मुख्य आज का जो अध्ययन का मेन टॉपिक होगा। संधि कितने प्रकार की होती है। संधि में से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम में लीजिए, हिंदी की से संबंधित काफ़ी सवाल आते हैं और उनमें भी हिंदी को में भी संधि ज्ञान को लेकर के सवाल खूब पूछे जा रहे हैं। कभी संधि देकर के संधि विच्छेद पूछ लेते हैं, कभी संधि विषय देकर के संधि करना पूछ लेते हैं और शुद्ध अशुद्ध का ज्ञान भी हमें संधि के द्वारा ही होगा। यानी संधि ज्ञान के माध्यम से शुद्ध अशुद्ध जो शब्दों का ज्ञान है, उनकी वर्तनी का ज्ञान है, ये भी हमें संधि को लेकर के ही होगा। और यदि आपने अब तक जो वर्ण विचार को लेकर के जो मैंने स्वर है, व्यंजन है, ये आपको मैंने पहले पढ़ा दिए हैं और उसमें यदि आपने अब तक वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस कीजिए, वहाँ पे आपको इस सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो आइए हम अध्ययन करते हैं संधि। देखिए, ये संधि सबसे पहले तो देखिए संधि शब्द के बारे में बता रहा हूँ कि संधि सम प्लस धी, सम प्लस धी के योग से मिलकर के बना है संधि शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? संधि शब्द बना है। सम प्लस धी के योग से संधि शब्द बना है। अब देखिए संधि शब्द का अर्थ पूछा जाए कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है। अर्थ तो संधि शब्द का अर्थ होता है मेल, जॉइन या मेल, दो चीजों का आपस में मिल जाना क्या है? संधि है। अब हिंदी में जो संधि की क्या परिभाषा है ये अपन यहाँ देखते हैं। देखिए संधि किसे कहते हैं? तो संधि किसे कहते हैं कि जब दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और या फिर कह सकते हैं दो वर्णों में की जो निकटवर्ती ध्वनियाँ होती है, ध्वनियों के मेल को भी क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ध्यान रखना कि शब्दों के मेल को तो क्या कहते हैं? समास, और वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो देखिए संधि की मैं परिभाषा की बात करूं, परिभाषा तो देखिए दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है। दूसरी परिभाषा इसी में यही भी हो सकती है कि दो वर्णों की निकटवर्ती ध्वनियों, दो वर्णों या अक्षरों की, दो वर्णों की निकटवर्ती ध्वनियां, निकटवर्ती ध्वनियों, दो वर्णों की निकटवर्ती ध्वनियों के मेल को संधि कहते हैं। कह सकते हैं कि जो संधि है वो ध्वनियों का मेल का समूह है, और समास में क्या होता है? वहाँ पर शब्दों का मेल होता है। यहाँ पर दो वर्णों या जो निकटवर्ती जो ध्वनियाँ हैं उनके मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। अब जब संधि युक्त पद को या शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। देखिए संधि विच्छेद, संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद संधि युक्त पद को, संधि युक्त पद को अलग अलग करने को, अलग अलग करने को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। तो ये तो संधि की बात थी कि सम प्लस धी के योग से मिलकर के संधि शब्द बना है। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। परिभाषा दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या फिर अथवा दो वर्णों की जो निकटवर्ती ध्वनियाँ होती है, देखिए ध्वनियों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं? जो संधि युक्त पद को जब हम अलग अलग कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि संधि विच्छेद में कितने, इसको आप लिख लीजिए
देखिए आगे जो हम बात करने वाले हैं कि संधि के भेद कितने होते हैं। देखिए संधि के जो हिंदी भाषा में 3 भेद है। यहाँ देखिए संधि के भेद, संधि के भेद। देखिए संधि के जो 3 भेद कौन कौन से, यहाँ हम देखते हैं। एक होता है स्वर संधि, ठीक है। दूसरा जो भेद है वो व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और जो तीसरा भेद है विसर्ग संधि। ये इसके 3 भेद हैं संधि की हिंदी में। स्वर के बारे में मैंने आपको पहले जो वीडियो के अंदर पूरे बता दिए, वर्ण विचार के कि स्वर कितने होते हैं। जहाँ स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है वहाँ स्वर संधि होती है। अपन कह सकते हैं कि स्वर संधि वह संधि है जब प्लस के पहले भी क्या हो, स्वर हो, और प्लस के बाद में भी क्या हो, स्वर हो, वहाँ स्वर संधि होती है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं, जब स्वरों का स्वरों के साथ में मेल होना स्वर संधि है। व्यंजन में क्या होता है कि पहले स्वर भी हो सकता है या फिर व्यंजन, बाद में क्या होगा, व्यंजन होगा या स्वर, यानी समान स्वर नहीं आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले प्लस के पहले या धन के पहले स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, ऐसा कभी भी नहीं होगा। किसमें, व्यंजन संधि में पहले व्यंजन होगा बाद में स्वर आएगा। समान स्वर नहीं होंगे, दोनों ओर स्वर भी नहीं होंगे, कैसे भी किसी भी प्रकार के नहीं होंगे। समान है, समान कोई भी स्वर नहीं होगा, तो दोनों ओर नहीं होंगे, प्लस के पहले और बाद में। यदि ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाती है, स्वर संधि हो जाती है। अभी हम इसको मैं आगे डिटेल से बताऊंगा आपको। तो ये तो व्यंजन हो गए, पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी हम बात करें विसर्ग संधि। विसर्ग देखिए जो 2 बिंदी लगी होती है इसको बोलते हैं विसर्ग। जब विसर्ग के साथ परिवर्तन होगा, विसर्ग के स्थान पर नया जो वर्ण आएगा या स्वर आएगा, उसे विसर्ग संधि होगी। तो विसर्ग संधि के इनमें कितने भेद होते हैं, कैसे नाम होते हैं, और व्यंजन के कितने नाम कैसे होते हैं, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ देखिए स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर ये देखिए स्वर संधि के भेदों के नाम आपको याद रखना है हिंदी भाषा में और उनकी डिटेल में भी जाना। देखिए पहले हम जो बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि, ये हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, ठीक है। दूसरा गुण संधि, 3 पे देख दीर्घ गुण वर्दी संधि, वर्दी स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, और फिर है अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये स्वर संधि के 5 भेद है, दीर्घ, गुण, वर्दी, यण, अयादि। अच्छा, इससे ये जो 5 अपन भेद पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में अलग होंगे। संस्कृत भाषा में इसके 3 भेद और होंगे, वहाँ पर इसको स्वर को अच संधि बोला जाएगा। ये जब हम संस्कृत पढ़ेंगे तब बातचीत करेंगे उसके बारे में। तो अब जो ये दीर्घ, गुण, वर्दी, यण, अयादि, ये 5 जो संधियाँ हैं, इनसे पहले अपन इनकी मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, जरूरी है हमें। तो आपको संधि के 3 भेद याद रखना, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। इसके बाद यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए मात्राओं को लेकर के जो सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में देखिए। आप देखिए स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो आपको मात्रा का पता होना चाहिए, किसकी कितनी मात्राएं होती है, कैसी मात्राएं होती है, कि मात्राओं के आधार पे ही हम समझ पाएंगे। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ स्वर, देखिए ए, आ, ई, उ, ठीक है। यहाँ री ले लेते हैं, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब देखिए ए की मात्रा नहीं होती है, मात्राएं केवल 10 ही है, तो ए की कोई मात्रा नहीं है।
यहाँ ध्यान रखना है की कोई मात्रा नहीं। आ की मात्रा देखिए क्या है, ये आ, ये आ की मात्रा है। ई की मात्रा इस प्रकार से होती है, बड़े ई दीर्घ ई, इसकी मात्रा इस प्रकार से। ऊ की मात्रा ये होती है, और ऊ बड़ा ऊ इसकी मात्रा ये होती है। ये री है, री की मात्रा कैसी होती है, ये होती है। जैसे संस्कृत लिखते हैं तो नीचे लगते हैं इस प्रकार री। एक की एक मात्रा है, ऐ की दो मात्राएं, ओ की इस प्रकार से लगा के ये करना है, और औ की ये दो मात्राएं होती है। देखिए अपन जैसे यहाँ में कुछ अपन लिखना भी चाहें तो देखिए आप, जैसे क है, यहाँ क अ, लेकिन अ है, इसमें कोई मात्रा दिखाई नहीं दे रही है। अब जैसे हम लिखते हैं कहा, आ, ये मात्रा यहाँ लगा दी, तो इसका मतलब यहाँ कौन सा स्वर है, आ। फिर देखिए ये की, ये मात्रा यहाँ लगाई हमने, तो इसका मतलब स्वर कौन सा है, ई। की में स्वर ई। यहाँ पर देखिए ये की यहाँ हमने ये मात्रा यहाँ लगाई है, तो स्वर कौन सा होगा, दीर्घ ई। ऐसे देखिए ये हमने लिख दिया और ये लिख दिया, तो क्या हो गया, कू। यही ऊ की मात्रा यहाँ लगाई है हमने, तो कू कौन सा स्वर, ऊ स्वर। ऐसे जैसे ये मात्रा यहाँ लगा के मैंने लिख दिया ये, तो कू, दीर्घ कू हो गया। यहाँ पे देखिए ये मात्रा यहाँ लगाई है, कौन, कू में कौन सा स्वर है, ऊ। ऐसे जैसे मैंने लिखा क्री, यही मात्रा मैंने यहाँ लगाई है, और ये अब यहाँ कौन सी मात्रा हो गई, क्री। री की मात्रा हो गई, री की मात्रा, और क्या हो गया, क्री। ऐसे क पे एक मात्रा लगा दी, के, तो के में यह मात्रा यहाँ पर लगाने पर क्या हो गया, ए। कौन सा स्वर है के में, ए। ऐसे कई, ये मात्रा मैंने यहाँ पे लगाई है, तो क्या हो गया, कई, तो कई में कौन सा स्वर है, ऐ स्वर है। ऐसे को, ये मात्रा यहाँ लगाई है, तो क्या हो गया, को। अब को में पूछा जाए कौन सा स्वर है, तो ओ। ऐसे ही कऊ में देखिए यह मात्रा यहाँ लगाई है, तो क्या हो गया, कऊ। और कऊ में देखिए कौन सा स्वर है, औ स्वर है। ठीक है, इस प्रकार से हमें यह ज्ञान होने पर ही हम स्वर संधि को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आपको इनको लिख लीजिए एक बार। चलो तो हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आपने नोट कर लिए, तो आगे देखिए अपन पढ़ते हैं स्वर संधि। यहाँ देखिए अब स्वर संधि में जो अपनी पहली संधि होगी, स्वर संधि में पहली संधि होगी अपनी दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ क्या होता है, पहले तो यही बात होगी अपनी। देखिए हम आज पढ़ेंगे स्वर संधि, और स्वर संधि का जो पहला भेद होगा वो दीर्घ स्वर संधि होगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि। देखिए दीर्घ संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि का ही भेद है दीर्घ संधि। देखिए पहले तो आप देखिए कि दीर्घ का अर्थ क्या होता है। अर्थ देखिए आप, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, लघु का विलोम है, लघु का छोटा, और दीर्घ का अर्थ क्या होता है, बड़ा। तो कह सकते हैं कि इसमें जो लघु स्वर मिलकर के ह्रस्व स्वर मिलकर के क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, यानी दीर्घ स्वर हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए कि जब प्लस के पहले जब देखिए ह्रस्व स्वर, ह्रस्व या कह सकते हैं लघु स्वर, जैसे ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री के सामने वही ह्रस्व या लघु स्वर या दीर्घ स्वर आए, तो सामने जब ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री के सामने वही वापस समान स्वर हो, सामने समान स्वर हो, तो
दीर्घ स्वर हो जाता है, दीर्घ स्वर हो जाता है। कैसे, ये देखिए आप, ये प्लस है, धन है, ये संधि विच्छेद का चिन्ह है प्लस, और इसे धन भी कहते हैं। इससे पहले ए ई उ री हो तो बाद में भी क्या होना चाहिए, समान स्वर ही होने चाहिए। यहाँ मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लघु या दीर्घ दोनों स्वर आ सकते हैं। प्लस के पहले जब लघु या दीर्घ स्वर हो, समान स्वर, और उसके बाद में भी समान स्वर हो, जैसे ए ई उ री, लघु या दीर्घ हो सकते हैं, दोनों ही लघु या दीर्घ हो, तो ये पहले वाले और प्लस के बाद वाले दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। अब देखिए समान स्वर किसको बोलते हैं, यहाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए। देखिए कि ए के बाद में ए होना चाहिए तो समान स्वर है, और दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। ऐसे ही जरूरी नहीं है ए ही हो, पहले आ भी हो सकता है, आ के बाद में ए है तो भी समान स्वर है, यानी जिनका उच्चारण स्थान एक हो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। तो देखिए अक्कु विसर्जनम कंठ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है दोनों का। या प्लस के पहले ए आकर के बाद में भी आ सकता है तो भी क्या है, समान स्वर है। या पहले आ हो और बाद में भी आ हो तो भी क्या है, समान स्वर है, और दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर। यानी मैं दीर्घ संधि में ये बताना चाहता हूँ कि प्लस के पहले चाहे ए या आ में से कुछ भी हो, लेकिन बाद में भी ए या आ ही होना चाहिए। प्लस के पहले यदि ए या आ है तो बाद में भी, प्लस के बाद में भी ए या आ में से ही स्वर होना चाहिए, तो फिर मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। क्या बन जाएगा, आ स्वर बन जाएगा। ऐसे देखिए यदि मान लीजिए प्लस के पहले ई है तो बाद में भी क्या आना चाहिए, दीर्घ संधि में ई होना चाहिए। अब ये ई रेस्व भी हो सकता है या दीर्घ भी हो सकता है। जैसे देखिए यदि प्लस के पहले ई है तो बाद में ई होना चाहिए, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो उसका दीर्घ ई हो जाएगा। यदि पहले दीर्घ ई है और बाद में कोई भी ई आ गया तो भी क्या होगा, दीर्घ ई होगा। यदि मान लो कि पहले ई छोटा आ गया और बाद में ई बड़ा आ गया, दीर्घ ई आ गया, तो भी क्या होगा, दीर्घ ई होगा। यदि दोनों जगह ई है तो भी क्या होगा, ई होगा। यानी प्लस के पहले ई है और बाद में भी ई है, चाहे लघु स्वर है, लघु ई स्वर है या दीर्घ ई स्वर, होगा क्या, अब इनका दीर्घ स्वर हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि यदि पहले ई आ रहा है, पहले ई आ रहा है तो बाद में भी ई होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, दीर्घ ई हो जाता है। ऐसे ही हम ऊ का ले लेते हैं। यदि मान लीजिए प्लस के पहले ऊ आ गया तो बाद में भी क्या आना चाहिए, ऊ ही आना चाहिए। अब ये लघु या दीर्घ कैसे भी आ सकता है, जैसे देखिए ऊ है और बाद में पहले प्लस के पहले ऊ है तो बाद में भी क्या होना चाहिए, ऊ, और दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। ऐसे ही पहले मान लो प्लस के पहले दीर्घ ऊ है और बाद में लघु है तो भी क्या होगा, ऊ ही होगा। पहले ऊ छोटा है बाद में बड़ा आ गया तो भी ऊ ही होगा। ऐसे दोनों, पहले भी ऊ बड़ा हो और बाद में भी ऊ बड़ा हो तो भी ऊ ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि पहले जो स्वर आ रहा है वही स्वर बाद में आना चाहिए, चाहे लघु स्वर के रूप में आए या दीर्घ स्वर के रूप में। अब लघु स्वर और दीर्घ स्वरों के ये मैंने आपको पहले जो वर्ण विचार में वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पे। अच्छा, इसी प्रकार से री को लेते हैं हम। देखिए री के जो दीर्घ री होने के उदाहरण है हिंदी भाषा में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यदि पहले री आया है तो बाद में भी री होना चाहिए और दोनों मिलकर के दीर्घ री हो जाएगा। पहले री है तो बाद में भी री ही होना चाहिए। तो ये कह सकते हैं दीर्घ संधि में क्या होता है, जो दो समान स्वर होते हैं वो मिलकर के क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए
ए या आ मिलके आ हो रहा था, ई या ई मिलके भी दीर्घ ई हो रहे थे, ये सब इसी दीर्घ संधि में होगा। उ या उ मिलके दीर्घ उ हो रहे थे। अब हम इसके उदाहरण लेंगे, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए आगे चलते हैं अपन दीर्घ संधि के। अब अपन कुछ उदाहरण लेते हैं। देखिए पहले अपन आ के उदाहरण लेते हैं, समान स्वरों में लेते हैं आ के उदाहरण। ए प्लस ए मिलके या आ प्लस ए मिलके या आ प्लस आ मिलके क्या होता है, ये देखिए आप। जैसे दीर्घ संधि के उदाहरण में ले हम रामानुचर, राम प्लस अनुचर, राम प्लस अनुचर। यहाँ देखिए प्लस है, मैं प्लस, आपको संधि कहाँ करनी है, प्लस के पहले और प्लस के बाद में, यानी धन से पहले और बाद में ध्यान रखना है। देखिए यहाँ मैं में क्या है, मैं में अ स्वर है और बाद में प्लस के बाद में भी क्या है, ए। और हमने अभी पढ़ा था कि ए प्लस ए मिलकर के क्या होता है, आ होता है। क्या होता है, आ। तो ये हो जाएगा रामानुचर, रामानुचर। अब देखिए यहाँ कौन सा स्वर आ गया, आ। ये खड़ी पाई किसकी आ गई, आ, रामानुचर। ऐसे देखिए मेघ प्लस अवली, देखिए प्लस के पहले घ में अ स्वर, प्लस का प्लस ए का ए मिलके क्या हो जाएगा, आ। और यहाँ हो जाएगा ये दोनों मिलके आ, तो मेघावली क्या बन गया, मेघावली। यहाँ देखिए ये आ स्वर आ गया। दोनों ही जगह समान स्वर होने चाहिए, प्लस के पहले भी ए, प्लस के बाद में भी ए, आ भी आ सकता है तो भी समान स्वर ही होगा। तो क्या हो गया, मेघावली। अब यहाँ ये ध्यान रखिए कि संधि में क्या होता है, जैसे इसके विकल्प देख के पूछ लेते हैं, मेघावली परीक्षा में दे दिया आपके, और फिर वो क्या देते हैं, विकल्प देते हैं। जैसे मेघ प्लस अवली, एक बार अवली में ली छोटा देंगे, दूसरी बार ली बड़ा देंगे, ठीक है ना। तो अवली में ली बड़ा आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ऐसे देखिए आगे की उदाहरण लेते हैं अपन, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि। अब यहां ध्यान रखना है, अंजलि में ली छोटा है, अवली में ली बड़ा है, अंजलि में ली छोटा है। ऐसी ये छोटी छोटी गलतियां ही होती है वहां पे। तो देखिए प्लस के पहले ए, तय में क्या है ए, और बाद में भी क्या है ए, और ए दोनों मिलके क्या होता है, आ। तो यह हो जाएगा गीतांजलि, गीतों की अंजलि, गीतांजलि। ये क्या हो गया, गीतांजलि हो गया। यहाँ आ हो गया, ये आ हो गया ना यहाँ पे। ऐसे देखिए और भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे पूरा अवशेष, पूरा प्लस अवशेष। यहाँ देखिए पुर प्लस अवशेष नहीं होगा, इसकी संधि होगी पूरा अवशेष। देखिए यहाँ कौन सा स्वर है, आ। अब बाद में भी क्या ए या आई होना चाहिए, तो ये प्लस का प्लस, बाद में क्या ए, तो आ या ए दोनों ही जगह समान स्वर है, और समान स्वर दीर्घ संधि में होते हैं, होकर के क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ये हो गया पूरा। यहाँ गलती क्या करते हैं, जैसे परीक्षा में आ गया पूरा अवशेष की संधि विच्छेद कीजिए, तो हम क्या करते हैं, पूर्व प्लस अवशेष। ऑप्शन में ऐसे भी आते हैं, ऑप्शन में पूरा प्लस अवशेष दिया हुआ भी होता है, ऐसे और भी इसी प्रकार से आते हैं। तो पुर नहीं होगा, पूरा होगा। पुर का नगर है, पूरा का अर्थ क्या होता है, प्राचीन। प्राचीन जो क्या हो, अवशेष है। यहाँ और भी उदाहरण देखिए, जैसे मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता प्लस अवली, मुक्तावली। मोतियों की अवली, समूह मोतियों का, तो यहाँ मुक्तावली। तो देखिए यहाँ कौन सा स्वर है, आ, और यहाँ क्या है, ए। तो यहाँ आ और ये ए दोनों मिलके क्या हो गया, आ हो जाएगा। वैसे आ हो भी रखा है और आगे आई होगा, तो ये हो जाएगा मुक्तावली। क्या हो जाएगा, मुक्तावली। देखिए ऐसे ही जैसे अपन उदाहरण लेते हैं, मुक्तागार, ठीक है, मुक्ता प्लस आगार, मोतियों का आगार, समूह, ढेर। तो यहाँ देखिए आ है और यहाँ भी आ है। अब देखिए दोनों जगह आ प्लस आ दोनों दीर्घ ही रहेंगे, तो क्या बन जाएगा, मुक्तागार।
क्या हो जाएगा, मुक्तागार। लेकिन ऐसे आप मुक्ता शब्द को देख करके हर जगह संधि नहीं कर सकते। देखिए जैसे कई जगह संधि नहीं होगी, जैसे मैंने लिखा स्वर्णहार, स्वर्णहार, ठीक है, तो मुक्ताहार, मुक्ताहार। अब देखिए यहाँ जो स्वर्णहार है तो इसमें भी नहीं होगी, क्योंकि ये होगा स्वर्ण प्लस हार, तो प्लस के बाद में स्वर नहीं है, जबकि स्वर संधि में स्वर होना चाहिए, ठीक है। और तो ये संधि नहीं हो सकती। स्वर्णहार तो एक क्या है, संधि नहीं है, संयोग है, स्वर्ण प्लस हार संयोग है, ये संधि नहीं है, ठीक है, तो इसमें नहीं होगी। जैसे मुक्ताहार देखिए आप, तो मुक्ताहार अपन क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। मुक्ताहार में क्या, देखिए जैसे परीक्षा में दे दिया मुक्त प्लस आहार, तो क्या ये सही है क्या, मुक्त प्लस आहार? देखिए नहीं होगा। मुक्ता का अर्थ होता है मोती, हार यानी गले का हार, मोतियों का हार, तो ये तो मुक्त आजाद आहार, ऐसा कोई मतलब इसका अर्थ भी नहीं निकल रहा है, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। मैंने आपको देखी इस प्रकार से मुक्ता आगार वगैरह मुक्तावली है, इनको अपन ऐसे देख करके इनमें भी गलती कर देते हैं। तो इसका देखिए मुक्ताहार का क्या होगा, मुक्ता प्लस हार, मुक्ताहार, इसमें कोई संधि नहीं है, ये संयोग है। मुक्ता प्लस हार संधि नहीं है, संयोग है, और सही होगा मुक्ता प्लस हार। तो मुक्ताहार है, स्वर्णहार है, इनमें कोई संधि नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ मुक्ता प्लस अवली में हो जाएगा मुक्ता प्लस अवली, मुक्ता आगार में हो जाएगा मुक्ता प्लस आगार। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपन आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। इसके और भी उदाहरण देखिए आप, देखिए काफ़ी जो यहाँ से बारीकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन्हीं अक्सर हम गलती कर देते हैं। आगे देखिए अपन जो ई के उदाहरण की चर्चा करें। जैसे देखिए अपन लेते हैं परी प्लस इक्सा, परी प्लस इक्सा, ऐसे ही वी प्लस इक्षण। अब यहाँ देखिए आप, इसका हो जाएगा परीक्षा, परीक्षा। देखिए क्यों हुआ कि यहाँ प्लस के पहले क्या है, ई है, और बाद में भी क्या है, ई है, तो ई दोनों मिलके क्या होता है, दीर्घ ई, और क्या बन गया, परीक्षा, और ये दीर्घ ई हो गया। यहाँ देखिए विक्षा में वी है, वी में क्या है, ई है, प्लस आगे क्या आया है, दीर्घ ई आया, तो ई दोनों ही जगह क्या है, समान स्वर है, और समान स्वर मिलकर के क्या हो जाता है, दीर्घ स्वर, तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, तो क्या, विक्षण हो जाएगा। ऐसे ही देखिए गिरी प्लस गिरीश, गिरी प्लस ईस, यहाँ देखिए कौन सा स्वर है, ई, और यहाँ भी क्या है, ई दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, गिरीश हो जाएगा, ठीक है, गिरीश। देखिए गिरी में री छोटा है, और विक्षण, देखिए विक्षण है, परीक्षा है, इनमें देखिए परी में री छोटा, री की मात्रा छोटी है, वी छोटा है, ये उपसर्ग है, उपसर्गों में मात्रा छोटी आती है। ऐसे देखिए अपन सचिंदर, सची प्लस इंदर, सचिंदर। देखिए यहाँ सची में ची बड़ा लिखना है, तो यहाँ दीर्घ ई है और यहाँ ई है, दोनों मिलकर के दीर्घ ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सचिंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सचिंदर। ऐसे ही महींदर की बात लेते हैं, मही प्लस इंदर, तो महींदर में यहाँ ई है, यहाँ ई है, दोनों मिलके दीर्घ ई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, महींदर बन जाएगा। तो देखिए बड़े तौर पर आपको क्या ध्यान रखना है कि इक्सा इप्सा ऐसे में तो ई बड़ी आती है, जैसे ईस में देखिए ई बड़ी है, ई दीर्घ ई है, ठीक है, और इंदर में ई छोटी आती है, इंदर में ई छोटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इंदर में हमेशा ई छोटी होती है, दीर्घ नहीं आती है, ऋस्व ई आती है, और ईस में ईस यानी भगवान बड़ा होता है। तो अभी अपन इसके और भी उदाहरण लेते हैं। देखिए ऊ के उदाहरण देखते हैं। ऊ के उदाहरण में अपन जब बात करें तो देखिए वधु प्लस उक्ति, यहाँ देखिए ऊ बड़ा है,
ये प्लस का प्लस, और यहाँ पर क्या है ऊ है, तो ऊ दोनों क्या है समान स्वर है, और समान स्वर मिलके क्या हो जाता है दीर्घ हो जाता है, तो ये हो जाएगा वधु उक्ति। ठीक है, ऐसे ही देखिए सरयू, सरयू प्लस उर्मी, उर्मी का अर्थ होता है लहर, तो यहाँ ऊ दोनों मिलके क्या हो जाएगा सरयूर्मी, क्या हो जाएगा सरयूर्मी। ऐसे ही देखिए मंजू, मंजू प्लस उषा मिलके क्या बन जाएगा मंजूषा। देखिए यहाँ ऊ और यहाँ ऊ, और यहाँ बड़ा ऊ बन गया मंजूषा। ऐसे ही लघु प्लस उत्तर, देखिए लघु, केवल लघु हो तो गु छोटा है, ऊ की मात्रा छोटी है, लेकिन अब इसी का संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तर। देखिए अब क्या हो गया ऊ बड़ा हो गया, तो जब छोटा है अकेला लिखना हो तो लघु इस प्रकार से लिखा जाता है, और जब संधि करके लिखते हैं तो लघुत्तर इस प्रकार से होता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट में इसके देखिए आप दीर्घ संधि में अब री के उदाहरण हिंदी भाषा में नहीं है। ठीक है, हिंदी भाषा में री के कोई उदाहरण नहीं बनते हैं, वैसे दीर्घ संधि में नहीं बनते हैं। जैसे देखिए री की बात करें तो पितृ प्लस ऋण, पितृण, इस प्रकार के उदाहरण हिंदी में है नहीं वैसे, पितृण। ठीक है, ये पितृण हो जाता है। जैसे यहाँ क्या है री स्वर है इसमें, प्लस बाद में क्या है री, और री मिलके यहाँ देखिए दीर्घ हो गया। ये हिंदी भाषा में ऐसे नहीं है। अब आपको देखिए कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो कौन कौन सी बातें देखिए, जैसे इतर, इति, इष्ट, देखिए इतर है, इति है, इष्ट है, इति, ऐसे इनमें क्या होती है मात्रा छोटी है। देखिए ई की मात्रा क्या है छोटी। अब देखिए जैसे इक्सा है, ठीक है, इक्सा है, इप्सा है, इक्षण है, ईस है, इनमें देखिए ई की मात्रा क्या बड़ी आती है। जैसे इंदर है, इंदर में मात्रा कैसी आएगी छोटी मात्रा आएगी। तो इस प्रकार से भी काफ़ी जो सवाल शुद्ध में अपन संधि में काम आएंगे। तो ये ध्यान रखना आपको कॉमनली बातों का, ई छोटी ई कहाँ आती है, बड़ी ई कहाँ आती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने जो दीर्घ संधि ली है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन।